फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन एफ कवर किया था, जिसका हमने लास्ट चैप्टर कवर किया था सेक्शन एफ का ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट एसपीसीसी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन एफ पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप चाहें तो उसके वीडियोस जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक और सेक्शन की, विच इज सेक्शन सी, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ब्लू प्रिंट उसमें जो है सीसी का चैप्टर 1 भी इंक्लूड होता है। तो आज हम देखने वाले हैं सीसी का चैप्टर 1 बैंक करेस्पॉन्डेंस, उसके 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सेक्शन सी में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बैंक करेस्पॉन्डेंस इन ब्रीफ। कि ब्रीफ में जो है हमें बैंक करेस्पॉन्डेंस के बारे में बताना है कि बैंक करेस्पॉन्डेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने लेटर वगैरह के जरिए बहुत अच्छे से सीखा है कि बैंक करेस्पॉन्डेंस क्या होता है और बैंक करेस्पॉन्डेंस को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो उसी को जो हमको रिटन मैनर में एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है एक्सप्लेन बैंक करेस्पॉन्डेंस इन ब्रीफ। ब्रीफ में बैंक करेस्पॉन्डेंस एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर इस प्रकार है, एनी कम्युनिकेशन विद बैंक शुड टेक प्लेस इन अ सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज एंड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो कोई भी कम्युनिकेशन बैंक के साथ जब की जाती है तो वो जो है सिंपल स्टाइल में होनी चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज में होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। Secrecy should be maintained as it deals with money matters. Precision and punctuality are highly needed in bank correspondence. In bank correspondence, account number and the type of account, means saving or current account, should be clearly mentioned. Another important thing is that the date must be written in the letter. As and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in figures as well as in words. Generally, the amount in words is written in the brackets. बेसिकली फ्रेंड्स ये कहना ये चाह रहा है कि जब आप बैंक करेस्पॉन्डेंस को परफॉर्म करते हैं तो वो जो है कोई भी कम्युनिकेशन बैंक के साथ जो सिंपल स्टाइल में, प्रिसाइज लैंग्वेज में, प्रिसाइज फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेक्रेसी उसमें मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि उसमें मनी मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और जो अकाउंट नंबर है और किस टाइप का आपका अकाउंट है, लाइक करंट है, सेविंग है, वो भी मेंशन किया हुआ होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि उसमें डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए कि इस डेट को जो है वो करस्पॉन्डेंस परफॉर्म हो रहा है। और जो अमाउंट भी मेंशन होनी चाहिए, अगर उसमें अमाउंट के रिगार्डिंग है, लाइक चेक बाउंस के बारे में है, अमाउंट विड्रॉल का है, अमाउंट डिपॉजिट का है, अगर ऐसा है तो उसमें अमाउंट भी मेंशन होनी चाहिए और वर्ड्स और फिगर्स में लिखी हुई होनी चाहिए। अमाउंट जो बेसिकली वर्ड्स में भी लिखी जाती है, बट आपको वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिख देनी चाहिए फॉर बेटर करस्पॉन्डेंस। इस तरीके से जो है बैंक करस्पॉन्डेंस को परफॉर्म किया जाता है और इस तरीके से ही किया जाना चाहिए। बेसिकली फ्रेंड्स, बैंक करस्पॉन्डेंस का मतलब जैसे बैंक के साथ जो भी बातचीत करते हैं, जैसे भी कन्वर्सेशन करते हैं, करस्पॉन्डेंस करते हैं बैंक के साथ, उसे बैंक करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। और इसमें जैसे हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने इसके लेटर्स देखे थे इस चैप्टर के, तब मैंने आपको लेटर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसे ही हम जो है बैंक करस्पॉन्डेंस कहते हैं। और उसमें हमने जिस जिस टाइप से लेटर लिखे थे उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, भाई हमारा किस टाइप का अकाउंट है, फिर टॉपिक क्या है, कैश विड्रॉल है तो विड्रॉल, डिपॉजिट है तो डिपॉजिट, फिर डेट भी लिखी थी, एड्रेस भी लिखा था। तो वो सारी चीज़ें जो है जो भी हमने इंक्लूड की थी उसी को आंसर के फॉर्म में आपको इस आंसर में लिखना है। आप चाहें तो मेरा लेटर का वीडियो जगह देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सारे लेटर्स एक्सप्लेन किए हैं। आप लेटर को ही बेस बना के इसका आंसर भी लिख सकते हैं। जो जो चीज़ें हमें स्टेप्स और जो जो चीज़ें हमें लेटर में ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, बस वही हमें इस आंसर में लिख देनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इस आंसर को रीड भी कर सकते हैं, आपको इजीली पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स रिटर्न टू बैंक। कि उन रिक्वेस्ट लेटर्स की लिस्ट दो जो कि बैंक को लिखे जाते हैं। किस किस टाइप के रिक्वेस्ट लेटर्स बैंक को लिखे जाते हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड करो। ये फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और मार्च 24 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये लिस्ट है कि कौन से रिक्वेस्ट लेटर्स बैंक को लिखे जाते हैं। पहले लेटर रिटर्न टू ओपन एन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के लिए लेटर लिखा जाता है।
सेकेंड, लेटर रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, चेक का पेमेंट रुकवाने के लिए, किसी गलत पार्टी को दे दिया हो, कुछ गलत अमाउंट डाल दी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। वो रीजन हमने अपने लेटर में अच्छे से देखे हैं कौन से रीजन हो सकते हैं। देन लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट, लेटर रिटर्न टू क्लोज एन अकाउंट, अगर अकाउंट बंद करवाना हो तो, लेटर रिटर्न टू ओपन डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो, लेटर रिटर्न टू गेट एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल लोन चाहिए हो तो, लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक, बैंक में लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो भी लेटर लिखा जाता है। लेटर रिटर्न टू गेट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड, कि क्रेडिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए हो तो भी। अभी तो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट ओपन कराते ही जो है पासबुक और कार्ड वगैरह सब आ जाता है पोस्ट के थ्रू, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से जो है बैंक्स को लेटर लिखना पड़ता था, ये उस टाइम की बात है। फिर लेटर रिटर्न टू इन्फॉर्म द लॉस ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, अगर आपसे वो गुम गया है तो उसका लॉ, तो वो भी इन्फॉर्म करता हुआ लेटर जो है लिखना चाहिए। बेसिकली ये पूरी लिस्ट है। ओपन करने के लिए अकाउंट, स्टॉप पेमेंट के लिए, ओवरड्राफ्ट के लिए, क्लोज करने के लिए अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन चाहिए उसके लिए, लॉकअप फैसिलिटी के लिए, एटीएम का, डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए, और अगर वो लॉस हो गया हो तो उसके लिए। बेसिकली ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं जो कि बैंक को लिखे जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरी लिस्ट देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, और मैंने आपको सारी लिस्ट एक्सप्लेन भी कर दी है। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में पूछा गया, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, और मार्च 24 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग विच इश्यूज आर कंप्लेंट लेटर्स रिटर्न टू बैंक, किन इश्यूज के रिगार्डिंग कंप्लेंट लेटर्स लिखे जाते हैं बैंक को। ये कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिसके लिए हम बैंक को कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें वो सारे इश्यूज मेंशन करने हैं जिसके लिए हम जो है कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हैं बैंक को। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया, टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, और मई 21 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमें सारे इश्यूज मेंशन करने हैं। इश्यूज कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय बैंक, कि रॉन्गफुल डिसऑनर हो गया चेक का तो बैंक के द्वारा, तो उसके लिए हम जो है कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हैं कि बैंक के थ्रू गलती हुई है। लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर जो है शो हुई है उसके लिए। लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय ने कोई रूड बिहेवियर किया है तो उसके लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप जो है कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हैं बैंक को, क्योंकि आप उनकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो आप जो कंप्लेंट लेटर्स लिख सकते हैं। और ये कुछ उसके इश्यूज और रीजंस हैं। आप चाहें तो दूसरे रीजंस भी लिख सकते हैं, आपने चैप्टर में और लेटर में पढ़े ही होंगे, बट हाँ बैंक के द्वारा जो गलतियाँ होती है, जो इश्यूज होते हैं, आपको वही इस आंसर में मेंशन करने हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला आंसर अच्छे से क्लियर होगा। और ये फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, और मई 21 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज अ लेटर ऑफ अननेसेसरी डिले इन द पेमेंट ऑफ चेक रिटर्न टू बैंक, कि जब पेमेंट करने में बैंक के द्वारा अगर हमें कोई पेमेंट करवाना है तो उसमें अननेसेसरी डिले हो रहा है, कि डिले बहुत हो रहा है, वो पेमेंट हो भी नहीं रहा, उसमें डिले हो रहा है, और कोई ऐसा वैलिड रीज़न भी नहीं है जिसकी वजह से पेमेंट स्टॉप करके बैठे हों। तो ऐसा क्यों, इसको ये आस्क करता हुआ आपको एक लेटर लिखा है, तो ये ऐसा लेटर क्यों लिखा जाता है। इसका आंसर है मोस्टली बैंक्स हैव कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड, मोस्टली बैंक्स का जो है कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है, बट समटाइम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज, कई बार जो है बैंक एम्प्लॉइज ध्यान नहीं देते हैं या उनका ध्यान होता नहीं है, क्या कोई और इशू होता है बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा, देयर इज अ डिले इन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, तो जो बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें डिले हो जाता है। व्हेन अ चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक द कस्टमर गेट्स मनी इन वेरी शॉर्ट टाइम, और जब जो है चेक डिपॉजिट किया जाता है बैंक में तो कस्टमर का जो मनी है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में कलेक्ट हो जाता है। बट व्हेन देयर इज टू मच डिले इन गेटिंग मनी अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिटर्न टू बैंक, चेक डिपॉजिट करने के बाद एक बहुत मिनिमम टाइम में जो है कलेक्ट हो जाता है अमाउंट, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है
तो कंप्लेंट लेटर जो है बैंक को लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो ये लिखा गया कि भाई वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अमाउंट क्रेडिट हो जाती है चेक डिपॉजिट करने के बाद, लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, लॉन्ग टाइम कंज्यूम कर रहा है, आप जो है अननेसेसरी डिले हो रहा है, तो फिर आप जो है बैंक को ये ऐसे कंप्लेंट करता हुआ लेटर लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है ये आंसर लिखा जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ये लास्ट से, एंड देन यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे बैक साइड पे एंड हो रहा है। आप चैनल फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके यहाँ से लेके ये ऊपर जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ तक रीड भी कर सकते हैं, नो इशू। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया, ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है और क्या रीज़न है इस आंसर का। आप चाहे तो अपने हिसाब से फ्रेंड्स फ्रेम कर सकते हैं आंसर्स को, बट जो है मेन जो चीज़ पूछी गई है आंसर में वही चीज़ आपको मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अगर सारे आंसर्स वीडियो में समझ के और पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली आंसर्स अपने एग्जाम्स में फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाई डज एन अकाउंट होल्डर राइट अ कंप्लेंट लेटर टू हिज बैंक व्हेन हिज चेक इज रॉन्गली डिसऑनर्ड। कि कोई अकाउंट होल्डर है किसी बैंक का, तो वो कंप्लेंट लेटर कब लिखता है, क्यों लिखता है अपनी बैंक को, उसका चेक डिसऑर्डर हो जाता है तो अपनी क्या और क्यों लिखता है वो लेटर अपनी बैंक को चेक डिसऑर्डर होने पर। तो इसका आंसर है, इट इज इम्प्रॉपर टू डिसऑनर द चेक ऑफ एन अकाउंट होल्डर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट फंड्स। कि अगर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स है, फॉर सपोज उनके अकाउंट में 20,000 है और उन्होंने 5,000 का किसी को चेक इशू किया है, फिर भी जो है चेक बाउंस हो गया, तो ये ठीक बात नहीं है। उनके अकाउंट बैलेंस था, स्टिल जो है चेक बाउंस कर दिया गया है, तो ये इम्प्रॉपर है। इट कॉजेज डैमेज टू द प्रेस्टीज ऑफ द कस्टमर, ऐसे जो कस्टमर के प्रेस्टीज पे डैमेज आता है। मोर ओवर it obstructs the financial transaction of the customer. In such situation, it becomes necessary for the customer to write a complaint letter to the bank in order to draw bank's attention towards such mistake. और इसकी वजह से जो है इन सिचुएशंस में जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वेस्ट होता है और अनसक्सेसफुल होता है, जिसकी वजह से नेसेसरी हो जाता है कस्टमर के द्वारा कि वो कंप्लेंट लेटर लिखे बैंक को, ताकि जो है बैंक का अटेंशन उस तरफ जाए कि उनका जो है चेक डिसऑनर हो गया है और ये उनकी तरफ से हुआ है, उनकी गलती है, जबकि उनके अकाउंट में बैलेंस था। सो दैट बैंक प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, ताकि बैंक को पता चले कि उनसे क्या मिस्टेक्स हुई है और वो जो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए अपने कस्टमर को। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि अकाउंट होल्डर को जो है बैंक को लेटर लिखना चाहिए अगर उनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, फिर भी चेक बाउंस कर दिया गया हो तो इससे जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे अफेक्ट होता है कम और कस्टमर की प्रेस्टीज पे भी अफेक्ट होता है, जो कि ठीक बात नहीं है। तो इसका जो है बैंक का अटेंशन दिलवाना पड़ता है कि आपने जो है ये मिस्टेक्स की है मेरे अकाउंट में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको ऐसा लेटर लिखना पड़ता है बैंक को। आई होप फ्रेंड्स आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे, आंसर समझ गए होंगे, मीनिंग पूरा समझ गए होंगे कि क्या लिखना है आपको आंसर में। अगर आपको वीडियो पॉज करके पूरा रीड कर लेंगे तो आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा और आप इसको अपने एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज लॉकर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर कस्टमर। कि कस्टमर के लिए लॉकर फैसिलिटी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है। तो जनरली पीपल बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास एंड elite class wish the safety of their documents and valuables। कि जनरली जो मिडिल क्लास और जो इलाइट क्लास के पीपल हैं वो चाहते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है सेफ रहें, वैल्यूएबल प्लेस पे रहें, सही जगह पे रहें, सही सलामत रहें। लॉकर कुड बी यूजफुल फॉर दिस पर्पस, और लॉकर इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है। आपको पता है फ्रेंड्स बैंक के लॉकर में क्या क्या चीज़ें रखी जाती है, गहने वगैरह और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक के लॉकर में सेफली रखे जाते हैं। लॉकर्स बैंक में परचेज करके आप उसको सेफली रख सकते हैं। बैंक्स प्रोवाइड डिफरेंट साइज ऑफ लॉकर्स ऑन रेंट फॉर दैट। इसके लिए बैंक जो है अलग अलग साइज के लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं रेंट पे, उसका आपको कुछ चार्जेस एज ए रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो सामान वगैरह है वो सब जो है लॉकर में सेफ रहता है। आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, कुछ पेपर्स हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो वो। तो ये जो है लॉकर फैसिलिटी इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वो चीज़ों को जो है सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स को कोई हार्म ना हो। इसके बदले में वो एज अ रेंट एक चार्जेस आपसे लेता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने की गारंटी देता है। ये काम होता है लॉकर फैसिलिटी का और कस्टमर के लिए इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को और सब चीज़ों को सेफ रखना चाहता है।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। आप चाहें तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं आंसर में। और आपने एक्सप्लेनेशन अगर ठीक से सुना है तो it will be very clear for it will be very clear to you what is the answer and you can easily write it in your exams। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्हाट टाइप ऑफ लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर। कि अकाउंट होल्डर को किन किन टाइप के लोन्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। तो लोन के सारे नाम लिखने हैं। तो बैंक प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ लोन्स टू अकाउंट होल्डर्स फॉर वेरियस पर्पजेज। कि बैंक जो है अकाउंट होल्डर्स को बहुत से पर्पजेज से बहुत टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। तो अब बेसिकली आपको लोन के टाइप लिखने हैं, किन किन चीज़ों के लिए लोन मिलता है और किस टाइप का लोन होता है। तो वो है फॉर द एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बिजनेस एक्सपांशन के लिए बिजनेस लोन, फॉर एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन, फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल लोन, टू बाय प्रॉपर्टी और व्हीकल व्हीकल वगैरह पे भी लोन मिलता ही है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। एंड फॉर वेरियस अदर पर्पजेस, और बहुत अदर पर्पजेस के लिए, जैसे बहुत कॉमन है फ्रेंड्स इंडिया में विच इज़ होम लोन। आप जब होम परचेस करते हैं तब जो होम लोन करवाते ही हैं, तो होम लोन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बैंक्स होम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप के जो है लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। ये जो मैंने आपको सारे लोन्स बताए, अलग अलग पर्पस होता है इन सबका लोन प्रोवाइड करने का। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लें। To whom and in what situation is the cash credit facility provided। कि किसको और किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली टू बिजनेसमैन। कैश क्रेडिट फैसिलिटी खाली बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है टू मीट विद अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन द बिजनेस। बिजनेस में जब अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कोई अचानक से कोई इमीडिएटली जो पैसों की फंड्स की नीड पड़ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, तो उससे निपटने के लिए जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर stipulated period of time which could be extended depending upon circumstances। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड की जाती है जो कि सर्कमस्टेंस को देख के एक्सटेंड भी की जा सकती है। बेसिकली फ्रेंड्स बिजनेसमैन वगैरह को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का फेस कर सकें और उससे जो है बाहर निकल सकें अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की नीड हो। तो ये जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रोवाइड की जाती है, लाइक 15, 15 डेज, 30 डेज ऐसे करके, ताकि जो भी सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो उस झंझट से बाहर आ पाए और फिर वो उसको रीपे कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक तरीके की शॉर्ट पीरियड की लोन ही होती है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड की जाती है टू फेस द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन द बिजनेस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है। बेसिकली कैश को क्रेडिट पे दिया जाता है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म की जो भी नीड्स आई है उसको सेटिस्फाई कर पाए, उसको फुलफिल कर पाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पूरा आंसर रीड कर सकते हैं, इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड अ कस्टमर रिटर्न व्हाइल क्लोजिंग हिज अकाउंट। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कस्टमर को रिटर्न कर देने चाहिए बैंक को जब वो अपना अकाउंट क्लोज करवाने आए हैं बैंक में। बैंक में अगर वो अपना अकाउंट क्लोज करवाने आए हैं तो बैंक जैसे आप ओपन करवाते हैं अकाउंट तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, लाइक ATM कार्ड, चेक बुक वगैरह वगैरह। तो जब आप बंद करवा रहे हैं अपना अकाउंट तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न करनी पड़ती है। तो वो है व्हाइल क्लोजिंग हिज अकाउंट अ कस्टमर शुड रिटर्न अनयूज्ड चेक एंड ATM कार्ड। कि कस्टमर को जो है रिटर्न करना पड़ता है अनयूज्ड चेक, जो भी चेक्स उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं चेक बुक में वो चेक्स, और ATM कार्ड जो उन्हें मिला है वो भी उन्हें रिटर्न करना पड़ता है। आजकल तो फ्रेंड्स ATM कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही हो गया है, वो एक ही कार्ड होता है जो दोनों वर्क परफॉर्म करता है, तो वो दोनों चीज़ें जो है रिटर्न कर देनी पड़ती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड अ कस्टमर डू व्हाइल ट्रांसफरिंग हिज अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर।
कि जब एक कस्टमर को अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो कस्टमर को क्या करना चाहिए। द कस्टमर शुड गिव द एप्रोप्रिएट रीजन एंड शुड मेंशन इन विच ब्रांच ही विशेस हिज अकाउंट टू बी ट्रांसफर। एक कस्टमर को जो है एप्रोप्रिएट रीजन बताना पड़ेगा कि उसको अपना अकाउंट क्यों ट्रांसफर करवाना है, और ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस ब्रांच में ट्रांसफर करवाना चाहता है। द IFSC कोड ऑल्सो गेट्स चेंज्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग द अकाउंट इन अनदर ब्रांच। जब किसी दूसरे ब्रांच में जो है अकाउंट ट्रांसफर करवाया जाता है तो IFSC कोड भी चेंज हो जाता है। ये भी कस्टमर को ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों चेंज कर रहा है, और दूसरा कि IFSC कोड भी चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लेस जो है वो चेंज होगा, एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। और एज पर एरिया IFSC कोड्स एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने देखे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें टेक्स्ट बुक के भी थे और अदर क्वेश्चंस भी थे ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट बैंक करेस्पॉन्डेंस एंड सेक्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे सेक्शन सी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन, हैव अ गुड डे, गुड बाय।